परेशान करने की कोशिश की। इसके जो पूरा प्रकरण है उसके बारे में मैं आपके सामने थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करता हूं। सन 14 में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक शिकायत दर्ज की। उसके बाद सीबीआई और ईडी दोनों ने 14 से लेकर और 27 तक, 14 से लेकर 21 तक दोनों ने ज्वाइंटली लिखा कि केस नहीं बनता है। फिर अचानक 21 में ईडी ने केस दर्ज करने का काम, और सिर्फ केस दर्ज करने का काम नहीं किया, बल्कि 50-50 घंटे राहुल गांधी जी को बुलाकर प्रताड़ित करने का भी काम किया। सोनिया जी अस्पताल में थी, बीमार थी, उसके बाद भी पूछताछ के नाम पर उनको बुलाने का काम किया। और जब ये कोर्ट में गया, यानी 14 से 21 तक 7 साल तक ज्वाइंटली, और ये मैं खुद नहीं कह रहा हूं, जो जज ने फैसला दिया है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 238 पेज पर इन्होंने खुद, जज ने इस बात को स्वीकार किया है कि दोनों एजेंसियों ने लिख के दिया कि ये केस नहीं बनता है, और उसके बाद भी 21 में केस दर्ज किया गया। अच्छा, 7 साल के, और जज ने अभी उस केस को पूरा खारिज कर दिया। प्रश्न ये नहीं है, जिस नेहरू जी ने अपने आजादी के बाद 80% अपनी संपत्ति देश को दान कर दी, सोनिया गांधी जी जिन्होंने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया, उनकी किस तरह से लोगों की निगाह में इज्जत कम करें, यह प्रयास है। इसको हमारे यहां भाषा में कहा जाता है कि खुद की कमीज कीचड़ से सनी हुई है, तो दूसरे की कमीज पर कीचड़ उछालने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी की देखरेख में, अमित शाह जी के देखरेख में, उनके निर्देशन में हुआ। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सीबीआई और ईडी ये सीधे सीधे इन्हीं की अंडर में आती है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग और ईडी, अगर इसको माइनस कर दिया जाए तो श्री नरेंद्र मोदी जीरो है। और ईडी का तो कमाल है, ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं, एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट बन गया। आप एक नहीं अनेकों मामले में देखेंगे, बंबई में ही देख लीजिए, या तो हमको धंधा दो नहीं तो जेल जाओ। और इस तरीके से एक नहीं, देश के अनेकों उद्योगों को इन्होंने, इनके जो चहेते हैं वो हड़प रहे हैं ईडी के एक्सटॉर्शन। और यही वजह है कि पिछले 5 सालों में लाखों करोड़पति इस देश से अपनी नागरिकता को छोड़कर चले गए। कांग्रेस पार्टी इस तरह के रवैयों से लड़ने के लिए तैयार है, और मैं फिर आगाह कर रहा हूं कि इनका एक षड्यंत्र कोर्ट के माध्यम से फेल हुआ है, फिर ये कोई न कोई नया षड्यंत्र रचने के फिराक में है, ताकि किसी न किसी तरीके से सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को लोगों की निगाह में ये बताने की कोशिश करें कि ये गलत है। कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है, लड़ेगी, इनके कितने भी दमन हो उसके खिलाफ संघर्ष करेगी। दूसरा,
परसों आधी रात को इन्होंने मनरेगा को समाप्त कर दिया और एक नया कानून लेके आए। मित्रों, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गांधी का विश्लेषण आप कर सकते हैं, गांधी से आप असहमत हो सकते हैं, गांधी की आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन गांधी से आप घृणा नहीं कर सकते, क्योंकि गांधी भारत के मूल्यों सत्य, अहिंसा, सादगी, दूसरों का सम्मान इसके प्रतीक है। दुनिया के 80 देशों में गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है और पूरा दुनिया 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। और प्रधानमंत्री जी, आपका भी परिचय दूसरे देशों में यह कह के होता है कि ये गांधी जी और जवाहरलाल जी के देश से आए हुए। आज क्या हो रहा है? ये खाली नाम बदलने का सवाल नहीं है। इस देश के निर्धन, वंचित, भूमिहीन, गरीब जो ग्रामीण हैं, उन पर सीधे सीधे हमला करने का काम किया है। यानी आपको और चोरी छिपे लाए, 2 दिन के अंदर ही लाके और रात को, आधी रात को पास कर दिया। जब मनरेगा आया था तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कम लोगों को यह जानकारी है कि 2004 की जुलाई में इसकी प्रस्तावना बनी। प्रस्तावना के बाद एनएसी में, जिसकी यूपीए की चेयरमैन के नाते श्रीमती सोनिया गांधी थी, एनएसी में आया। एनएसी के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बाद योजना आयोग गया, योजना आयोग के बाद फिर वो कैबिनेट में आया और संसद में जब लाया गया तो इसको स्टैंडिंग कमेटी में डाल दिया गया। और मोदी जी, आपको शर्म करनी चाहिए। जब मनरेगा पास हुआ था तो सर्वसम्मति से पास हुआ था, जिसमें आपका भी दल था। हमने, क्योंकि ये राष्ट्रीय सवाल था और इस देश के करोड़ों करोड़ों उन लोगों से की जिंदगी और आजीविका का सवाल था जिनके पास कुछ नहीं। आज क्या कर रहे हैं आप? जो गांधी की कल्पना थी ग्राम स्वराज की, जो मनरेगा का रूप है, उसमें 90% पैसा केंद्र देता, 10% पैसा राज्य देते थे और ग्राम पंचायत तय करती थी कि उनको क्या जरूरत है और क्या काम करना है। और ये सिर्फ एक योजना नहीं थी, कानून बनाकर गारंटी दी गई थी ग्रामीण बेरोजगारों को, जिनके पास कोई साधन नहीं है रोजगार का, कि मांगने पर उनका कानूनी हक होगा रोजगार पाने का 15 दिन के अंदर। और ये इम्प्लीमेंट हुआ। आप इसमें कुछ बढ़ोतरी कर सकते थे, सुधार कर सकते थे, लेकिन पूरी की पूरी योजना को केंद्र आधारित कर दिया। जो ग्राम पंचायत आधारित योजना थी, जो केंद्र द्वारा पोषित थी, उसको आपने केंद्र द्वारा कर दिया। और इतने तरह की टेक्नोलॉजी कहेगी, ऐप के माध्यम से हम तय करेंगे कि कौन सा काम हो, और 100, 60 और 40 कर दिया। पहले ही आप जीएसटी का उनका हक राज्यों का नहीं दे रहे हैं, राज्य आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, और आप कहेंगे कि हाँ 40% पैसा आप दें। काम कौन तय करेगा? केंद्र तय करेगा, और पैसा 40% राज्य देगा। मोदी जी, 16 लाख करोड़ रुपया आपके पास है देश के पूंजीपतियों का माफ करने के लिए, लेकिन 40-50 हजार करोड़ रुपया आपके लिए आपके पास नहीं है। आपकी दृष्टि नहीं है कि
कि जिनके पास जीवन का कोई साधन नहीं है उनको रोजगार दें। 8,000 करोड़ का अपना प्लान ले आएंगे। और आपको बताऊं, काशी इनसे नहीं है, काशी आदिकाल से 826 करोड़ का रोपवे बनवा रहे हैं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन 40,000 50,000 करोड़ रुपया में इस देश के करोड़ों करोड़ों उन लोगों को रोजगार मिलता, और जब रोजगार मिलता तो वो कहीं ना कहीं देश की आर्थिक स्थिति में अपना योगदान भी करता। यहां मैं आपको याद दिलाऊं कि 8 में रिसेशन आया था, तो सारा यही नहीं है, लेकिन अगर उस रिसेशन से भारत लड़ पाया था, मनमोहन सिंह जी की नीतियां थी, लेकिन 5-10% उन मनरेगा मजदूरों का भी उसमें योगदान। कैसे? कि जिस देश की वो पॉपुलेशन जिसकी की बाइंग कैपेसिटी 0 थी, उसके पास जब पैसा आया तो उसने चाहे साबुन खरीदा हो, चाहे साइकिल खरीदा हो, चाहे कपड़ा खरीदा हो, चाहे कमरा बनाया हो, वो पैसा मार्केट में आया। जिसकी एक पैसा बाइंग कैपेसिटी नहीं थी, उसके पास जब पैसा आया तो वो पैसा मार्केट में आया और उससे भारत में उत्पादन बढ़ा और रोजगार बढ़ा। लेकिन मैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, ये महापाप किया है इस देश के गरीबों के साथ आपने, और आपको देश को बताना चाहिए कि हर पाप करने के बाद आप राम जी की मूर्ति के पीछे क्यों छुपना चाहते हैं? क्योंकि देखिए, खाली ये ग्राम का सवाल नहीं है, शहरों की हालत खराब होगी, क्योंकि गांवों में जब रोजगार नहीं होगा तो पलायन होगा और शहरों में लोग आएंगे, और शहरों की हालत आज वैसे ही बदतर हो रही है। और आज कितने मनरेगा मजदूरों के बच्चे इन वर्षों में पढ़ लिख के बड़े उच्च पदों पर तक पहुंचे, यानी देश की तरक्की में योगदान कर रहे हैं वो आदमी जिसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, और मनरेगा का और महात्मा गांधी का इस देश के गरीबों का जिस तरह से आपने अपमान किया है, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ संसद से सड़क तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगी। सर, अभी मनरेगा का जो नाम चेंज किया उन्होंने, उसमें से जो खूब सारे बदल किए हुए, अभी कांग्रेस का आगे क्या रहेगी? जैसे आप देश भर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, न्यायालय इसमें हम उन सारे लोगों को संगठित करके इतना बड़ा पाप किया है नरेंद्र मोदी सरकार ने, जिसके पास कुछ नहीं है, और वो लोग सबसे जिसको कहते हैं कि समाज में सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा होने वाला आदमी था, उसको यूपीए की सरकार ने सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में रोजगार का कानून बना के गारंटी के साथ अधिकार दिया था। आप उसको कमजोर कर रहे। और एक नहीं, उस समय यूपीए की सरकार ने सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सूचना का अधिकार दिया, इस देश के हर नागरिक को दिया कानूनी अधिकार। आपने क्या किया? 8 साल से सिर्फ 2 सूचना आयुक्त काम कर रहे थे, मुख्य चुनाव आयुक्त, सूचना आयुक्त ही नहीं थे। इस देश के आदिवासियों को कानून बना के उनके जंगल और घर, जमीन, इसका अधिकार कानून बनाकर देने का काम, शिक्षा का अधिकार कानून बनाकर देने का काम किया, भोजन का अधिकार कानून बनाकर दिया, किसानों की जमीन जो ली जाती थी उस पर कानून बनाकर दिया। सिर्फ योजना नहीं चलाई यूपीए की सरकार ने, बल्कि इस देश के नागरिकों को, हर एक तबके को कानूनी अधिकार देने का काम किया।
और मोदी सरकार एक एक करके उन कानूनी अधिकारों को या तो समाप्त कर रही है या कमजोर कर रही है। अभी पहले मनरेगा में मजदूर को 1 से 10 दिन का रोजगार देना कंपल्सरी था, तो इसे अभी ये जो नया 125 दिन पहले 100 किया था, फिर 125 कर दिया। अभी इसमें कितना कम कर दिया है क्या, 55 या 50? इसमें तो कई तरह की गड़बड़ी की है। एक तो पहले तो काम तय करता था वो ग्राम पंचायत, और आप जिसको जरूरत होती थी वो पंचायत में कहता था कि हमको रोजगार की जरूरत है, तो 15 दिन के अंदर उसको रोजगार मिलता था। अब इसमें क्या कर दिया कि यहां से तय होगा कि कौन सा काम होगा। अब वो कह रहे हैं कि हमने तो दिन बढ़ा दिया, लेकिन वेजेस तो नहीं बताया उन्होंने। और जब 60% हम 90% जो हम केंद्र देता था, 60% क्यों किया? और अगर केंद्र के पास पैसा नहीं है तो 16 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का क्यों माफ किया गया? 8,000 का प्लेन आप क्यों नहीं खरीद के लाए? पूरे देश में धन की जो बर्बादी हो रही है खेत तमाशों पर, वो क्यों हो रहे हैं? कांग्रेस का मानना है कि देश के खजाने पर पहला हक गरीबों का है, दलित का है, आदिवासी का है, पिछड़ों का है, जो समाज के जो गरीब तबके हैं उनका हक है, और इसीलिए हम इस तरह की योजना लेकर आए। ये फर्क है हमारे और उनके नजरिए, और ये एक तरीके से डेड है योजना, क्योंकि चल ही नहीं सकती। आप ये बताइए कि देश के जिन भागों में सूखा पड़ता है, अकाल आता है, उस समय उनके पास क्या योजना है? ये योजना थी जो सूखे और अकाल में गांव में भी काम होता था, और गांव में रह के आदमी रोजगार प्राप्त करता था और भूखमरी से बचता था। आपने वो रास्ते भी बंद कर दिए। अभी पहले मनरेगा में ग्राम पंचायत को अधिकार था जो काम बांटने का, कौन सा काम करेगा। कभी ये नए में एक केंद्र सरकार ने केंद्र ऐप, वो भी ऐप से, पता नहीं क्या है तकनीकी, हम भी नहीं समझे पूरा। कोई चीज जब रात में 1:30 बजे आप पास करेंगे तो कौन समझेगा? जो मंत्री पायलट कर रहा है वो खुद नहीं जानता कैसे करेगा, लेकिन ये कहा गया है कि वो ऐप से केंद्र तय करेगा। 60 दिन जब वो बुआई और वो होती है कटाई, उस समय काम नहीं होगा। देखिए राजस्थान में कई जगह जहां पानी का अभाव है, वहां जल संचय का बड़ा अच्छा काम हुआ। महाराष्ट्र में तो सरकार की तरफ से हुआ है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि ये बहुत से हो सकता है कुछ गड़बड़ियां भी होती हैं, तो उसका पब्लिक ऑडिट हो। हमने अपने समय में पब्लिक ऑडिट को मंजूरी दी थी, लेकिन हर बात करके ये राम जी के पीछे छिप जाए। ये रोजगार हमी योजना जो है वो पहले महाराष्ट्र से शुरू हुई 1971 में। हाँ, ये आपका कहना सही है। महाराष्ट्र जब ये इस पर जो योजना बन रही थी, तो जो महाराष्ट्र की योजना थी उसको लाकर उसमें समझा गया था और अध्ययन किया गया। सही कह रहे। इसलिए महाराष्ट्र के लोगों को तो इससे और ज्यादा लगाव होना चाहिए कि हमारी योजना, महाराष्ट्र की जो योजना थी, यूपीए की सरकार ने पूरे देश में लागू करने का काम किया था। तो मैं महाराष्ट्र के लोगों से उम्मीद करता हूं कि इस कदम का जोरदार तरीके से विरोध महाराष्ट्र में और देश के अंदर होना चाहिए। मराठी का भी है, अंग्रेजी का भी है। ये जब अभी तो तय हुआ है, अभी तो मंजूर हो गया है, जब चालू होगा तब पता चलेगा ना लोगों को। होगा ही नहीं, चालू होगा ही। मैं आपसे बता रहा हूँ, क्यों? देखिए आज देश के अंदर कोई पत्रकार हो, लेखक हो, कवि हो, एक्टिविस्ट हो, सामाजिक सरोकार वाला व्यक्ति हो, उसको असहमति की, अगर वो अपनी तकलीफ को भी लिखेगा या पढ़े करेगा, तो भी उसका स्थान जेल में।
और जो लोग समाज को हिंसक बना रहे हैं, विभेद पैदा कर रहे हैं, वो लोग महिमा मंडित हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरह की ये योजना बनी है, जो इन्होंने पास कराई है, मुझे नहीं लगता कि ये जमीन पर साकार हो पाएगी। तो ये पहले से ही 2014 से लेके आज तक मनरेगा को कट ही कर रहे थे। वो इसलिए कि फंड देने में कमी करते स्मार्ट सिटी जैसा बंद कर दिया, वैसा ही बंद करने का। देखिए, स्मार्ट सिटी ये दिक्कत क्या है बीजेपी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ, कि इनकी डेप्थ नहीं है। हमने जब देखा कि शहरों की हालत खराब हो रही है, तो आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह जी ने पूरे देश के अंदर वो जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिनोवेशन प्रोग्राम चालू किया। और नरेंद्र मोदी, हम तुमसे सवाल कर सकते हैं कि गुजरात में जितनी बसें, मैं प्रभारी रहा हूं, जितनी बसें चल रही थी, वो बसें गुजरात में भी चल रही थी। जितने फ्लाईओवर उस समय बने हैं जब ये मुख्यमंत्री थे, वो सारे फ्लाईओवर उसी पैसे से बने, और उसी को उन्होंने कह दिया। वो देखिए क्या दिक्कत आ रही है शहरों में, कि एक तो पलायन हो रहा है और शहरों की आबादी बढ़ रही है। तो इसीलिए सोच के कि इसमें सैनिटेशन का कैसे पैसा अलग था, ड्रिंकिंग वाटर का अलग था, ट्रांसपोर्ट का अलग था, मतलब अलग अलग जो कठिनाइयां देश के अंदर आ रही हैं शहरों में, उन कठिनाइयों को इंगित करके और उसमें मद में पैसा डाला गया और एक योजना चलाई गई थी कि सभी शहरों में इस तरह की व्यवस्था हो कि एक अच्छा शहरी जीवन एक शहरी जी सके। लेकिन इनके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, लूट है, लूट। अभी जो महाराष्ट्र के एक सीएम थे शिवराज चौहान साहब, वो जो अमेरिका एक्सट्रीम के बारे में बोल रहे हैं, वो ऊपर के केंद्र के कुछ लोग आपकी बात नहीं करते, क्या है? पृथ्वीराज जी विद्वान आदमी हैं, पढ़ते लिखते बहुत हैं, उनके पास सूचनाएं होंगी, लेकिन आज हमारा विषय तो ही आपण सगळं आलात, रविवारची सुट्टी असून सुद्धा महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या संदर्भात अनेक जागी आपली पळापळ चालली, आपण आलात, आपल्या सर्वांचे आभार मानतो आणि चहा घेतल्याशिवाय कोणी जाऊ नये अशी आपल्या सर्वांना विनंती. धन्यवाद.